हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर ऑफ डिस्कशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा छोटा पड़ता है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर से, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है रिप्रोडक्शन वाला। उसमें तुम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी सारी चीजें याद रखते हो, oogenesis में कितनी सारी चीजें याद रखते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस में कितनी सारी चीजें याद रखनी होती हैं। तो बहुत कुछ है उस चैप्टर में, और उसके क्वेश्चन भी 5 to 6 आते हैं, 4 to 5 आते हैं। अब ये वाले चैप्टर का वेटेज पहले 2 to 3 क्वेश्चन था, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आया इस वाले चैप्टर से, लेकिन अभी कुछ चैप्टर हटा दिए हैं एनटीए ने, तो इस वाले चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। 3 to 4 तो आएंगे ही आएंगे, तो तुम 3 का एवरेज लेके चलो कि यानी कि 12 मार्क्स। और ये चैप्टर आराम से 1 घंटे में तुम फिनिश कर सकते हो, और इसके पीवाईक्यूज भी बन जाएंगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन तुम करोगे वो डायरेक्ट मिलते हैं। भाई कौन सा प्रोग्राम कब आया था, कौन सी ईयर में आया था, एमटीपी क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या है। तो कॉन्ट्रासेप्शन वाले मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस से आ गया, और क्या एमनियोसेंटेसिस से कभी कुछ पूछ लिया, जिप्ट से पूछ लिया, आईसीएसआई से पूछ लिया, है ना। और क्या, ये सारे आईवीएफ के अंदर आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है, उसके अंदर आईसीएसआई क्या होता है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन। तो ये सब हम लास्ट में करेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन वाले मेथड से और ये इनफर्टिलिटी वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी एमनियोसेंटेसिस से पूछ लिया। तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है, ये प्लान्स और प्रोग्राम कब बने, है ना, किसने बनाए, कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की, तो ये सब जो है कभी कभी पूछते हैं। लेकिन ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो आपको आना चाहिए। वैसे यहाँ से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैंने बता दिया। कॉन्ट्रासेप्शन से आएंगे और इनफर्टिलिटी से आएंगे, ठीक है, आईवीएफ वगैरह से, जिफ्ट से, इन सब से आएंगे क्वेश्चन। तो छोटा चैप्टर है और थोड़ा ही टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है बेटा? आपने हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर में तो पढ़ा होगा कि जो हेल्थ है वो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी टोटल वेलबींग, उसका फिजिकली मेंटली स्टेटस सब कुछ ठीक होना चाहिए, बिहेवियर उसका सही होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए वो, है ना। तो ये सब, इन सब का बैलेंस होना चाहिए, फिजिकली मेंटली सोशली और बिहेवियरल, ये सब मेंटेन होना चाहिए, उसका टोटल वेलबींग होना चाहिए। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दी है? हेल्थ का तो मैंने बता दिया भैया, वो टोटल वेलबींग होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या होंगे? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, आपके रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये सब जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये ढंग से काम कर रही होनी चाहिए। टोटल वेलबींग होना चाहिए, एक मेल और फीमेल, फिजिकली फिट होना चाहिए, है ना, इमोशनली बिहेवियरली, और उसके सोशल इंटरेक्शन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो सब सही से काम कर रहे हो, तभी एक आदमी रिप्रोडक्टिव हेल्दी माना जाता है। उसके अंदर इनफर्टिलिटी नहीं है, वो फर्टाइल कपल है वो। तो ये सब चीजें इसके अंडर आती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या इनिशिएटिव लिए, क्या प्लान बनाया, क्या प्रोग्राम बनाया, वो कब आया, जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। और ये सारे स्लोगन कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम दो हमारे दो, है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब स्लोगन क्यों आए? क्योंकि हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करना था, बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? लोग, पहले के लोगों को पता नहीं था कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इशू थे लड़कियों को, तो उनको शर्म आती थी बात करते हुए अपनी मम्मी से या फिर अपनी फ्रेंड्स से, ऐसे सब। और जो लेडीज थी उनको प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, वो सब चीजें उनको डिस्कस करने में लोगों से शर्म आती थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले, इंडिया की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर इनिशिएटिव लिया कि नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी हमारे पास कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया। ठीक है, प्रोग्राम बनाया किस में, कौन सी ईयर में? 1951 में। कौन सा प्रोग्राम बनाया? आरसीएच। इसके अपने गोल्स थे, इसको प्रॉपर प्लान किया गया, और ऐसे प्लान किया गया कि हम कैसे हर एज ग्रुप के बच्चों को, बूढ़ों को, जो फर्टाइल कपल्स हैं उनको बताएंगे कि बच्चा करने की सही उम्र कौन सी है ना, और बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड कैसे हैं।
तो आरसीएच प्रोग्राम ने क्या इनिशिएटिव लिया कि हैप्पी फैमिलीज कैसी होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें आरसीएच प्रोग्राम के अंदर आई। क्या उसके बाद उनको बताया एडोलेसेंस एज क्या होती है, सेफ और हाइजीन कैसे रहना है लोगों को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मैंने बता दिया, फर्टाइल कपल्स को बताया कि बच्चे करने की सही उम्र क्या है, मैरिज की सही उम्र क्या है, शादी करने की सही उम्र क्या है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के सही तरीके क्या हैं, प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर कर रही है मैं बता चुकी, मेल और फीमेल चाइल्ड इक्वल है, ये थोड़ी ना है तुम फीमेल को मार दोगे अबॉर्ट कर दोगे, है ना, तो ये सब बताया कि मेल और फीमेल चाइल्ड इक्वल होना चाहिए। मोर्टिलिटी रेट, अगर हम मदर और चाइल्ड की केयर करेंगे, अगर हम मदर और चाइल्ड की केयर करेंगे तो क्या होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगा और मदर मोर्टिलिटी रेट कम होगा। मोर्टिलिटी रेट मतलब कि मृत्यु दर, डेथ रेट कम होगा। तो डेथ रेट कम होगा क्योंकि हम प्रेग्नेंट लेडी को बताएंगे कि किस टाइम पे क्या खाना है, क्या केयर करनी है, किस टाइम पे कौन सी वैक्सीनेशन लेनी है, ऐसे ही बच्चे को किस टाइम पे पोलियो पिलाना है ना। तो ये सब चीजें हम जो मृत्यु दर है उसको कम कर देते हैं, मोर्टिलिटी रेट डाउन कर हो जाता है उससे जब हम उनकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखो आरसीएच प्रोग्राम पता चल गया भैया 1951 में आया। इंडिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने इनिशिएटिव लिया, हेल्दी सोसाइटी बनानी थी, हेल्दी फैमिली प्लानिंग करनी थी, सोसाइटी को अवेयर करना था, कैसे, रेडियो और टीवी से। एडोलसेंस की एज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक फीमेल अगर 13 ईयर से अबव है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, मेल है उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, कैसे हमें केयर करनी है प्रेग्नेंट और लेडी की और बच्चे की, है ना। तो ये सब चीजें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से कैसे रोकना है, तो ये सब जो है ये सब आरसीएच प्रोग्राम के अंडर आया था। कब, 1951 में इंडिया में आया था, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, देखो एमनियो का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगाते थे इससे, एमनियोसेंटेसिस से। देखो ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है, ये देखो ये डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें क्या है, ये जो है ये फीटस है, फीटस है, फीटस के अंदर इन्होंने इंजेक्शन डाला, सिरिंज डाला, जो भी डाला, फीटस सेल इनके अंदर आ गई, ठीक है। इसको एमनियोटिक फ्लूइड को इन्होंने इसके अंदर ले लिया, किसके अंदर, सिरिंज के अंदर। अब इसको फर्दर भेजा किसके अंदर, किसके अंदर, लैब के अंदर। लैब के अंदर इसकी करियोटाइपिंग हुई। करियोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो जीन्स है वो आ जाते हैं उसके अंदर, जीन्स ऐसे कुछ लेटर बॉक्स होता है, उसके ऊपर जीन्स आ जाते हैं ऐसे, XXY है या कौन सा है, XSY हो गया तो XXY हो गया तो क्या हो गया, ट्राइजोमी हो गया, है ना। तो ये सब चीजें जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो इससे पता लगाए जाते थे पहले। अब लोगों ने तो इसका गलत यूज कर लिया, क्योंकि जो एमनियोटिक जो सेल्स हैं बेटा उसके अंदर उसका जेनेटिक तो पता चल ही गया कि XX है, Y है, XXX है, क्या है, XX है ना, कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है, तो सेक्स तो पता चल गया कि मेल बच्चा है या फीमेल बच्चा है ना। तो इसलिए लोगों ने गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया इसका, कि एमनियोसेंटेसिस करवाया और फिर देन फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करवा लिया। और इसको सही तरीके से यूज तो हम डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब तो आपके डिसऑर्डर थे, इसके लिए हम यूज करते थे कि जो बच्चे को अगर ऐसी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम उसको अबॉर्ट करा सके, ठीक है, ताकि उसको फर्दर फ्यूचर में ये सब चीजें ना फेस करनी पड़े। तो ये तो यूज होता था सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस के लिए। होने लग गया, फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया भैया, चेक करवा लिया और अबॉर्ट करवा दिया। अब इससे क्या होगा, सेक्स रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, लड़के ज्यादा हो जाएंगे और लड़कियां कम हो जाएंगी, इसलिए स्टैट्यूटरी बैन कर दिया इसको। स्टैट्यूटरी यानी कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए तो इसको कर सकते हो, वरना आप इसको चेक नहीं करवा सकते, सेक्स डिटर्मिनेशन पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बता दिया मैंने एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके अंदर, तो उससे क्या हो, तुम चेक कर सकते हो, कैसे, सिरिंज डाल के उससे इंजेक्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड को उसके अंदर और लैब में भेज सकते हो, उसके अंदर एमनियोटिक सेल्स आ जाती हैं। ओके चलो, अच्छा उसके बाद एक सहेली आई। सहेली क्या है, सहेली बस इसलिए नाम रखा गया है इसका कि भाई जो अनपढ़ लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ आ सके कि ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, ठीक है। ये पहली एक ऐसी टैबलेट थी जो कि इंडिया ने बनाई
जो कि क्या थी पहली टैबलेट, नॉन स्टीरोइडल नॉन हार्मोन, मतलब इसके साइड इफेक्ट भी नहीं थे, बहुत ही ना के बराबर थे। सहेली क्या थी, मार्केटिंग नेम है सहेली, इसका जो इसका रियल नेम है वो क्या है, सेंट क्रोमेन। ठीक है, सेंट क्रोमेन। ये नॉन स्टीरोइडल नॉन हार्मोन ड्रग थी, टैबलेट थी। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम था। इसको किसने डिस्कवर किया, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ ने। क्या ये लर्न करना है आपको, एनसीईआरटी में है ये आपके। ठीक है, सहेली किसने बनाई, CDRI लखनऊ ने। ठीक है, नॉन स्टीरोइडल नॉन हार्मोन ड्रग थी, ना इसके साइड इफेक्ट थे, बहुत ही ना के बराबर। अच्छा, अब उससे क्या होगा, बेटर अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे, पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट कम कैसे करते हैं, डिटेक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होता है, अगर हो गई तो उसको क्योर कैसे करना है, स्मॉल फैमिलीज को प्रमोट कैसे करना है, छोटे परिवार को कैसे प्रमोट करना है बच्चों, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। अगर 4-5 बच्चे कर लेते थे पहले, लोग भगवान की देन समझते थे, है ना। 4-5 बच्चे कर लिए, 6-7 कर लिए, उसमें क्या होता था, ना तो उनकी ढंग से एजुकेशन हो पाती थी, ना उनकी ढंग से केयर हो पाती थी। तो और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, वो अलग की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि ऐसे अवेयर कैसे करें इन लोगों को, कि उनको बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया जाए, उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाए, कि उनको प्रोटेक्टिव सेक्स कैसे करना है ताकि उससे बच्चे ना हो, है ना, किस एज में बच्चे करने हैं, तो ये सब। और स्मॉल फैमिलीज, अब अगर उन्होंने बर्थ कंट्रोल के मेथड्स अपना लिए, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कर लिए, तो स्मॉल फैमिलीज तो अपने आप हो गई। अगर 1 या 2 बच्चे होंगे, जैसे इस पे स्लोगन चला भी था, हम दो हमारे दो, अगर 1-2 बच्चे कर भी लिए तो उसकी अच्छे से एजुकेशन होगी, है ना, उसकी अच्छे से केयर होगी। ऐसे ये सब चीजें अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सब किया था। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है और मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए, तो गवर्नमेंट ने ये सब वादे किए। चलो पढ़ते हैं आगे। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। भाई देखो, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से मतलब क्या, भाई बर्थ कंट्रोल कर लिया, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड यूज कर लिए, है ना, तो उससे तो पॉपुलेशन अपने आप स्टेबलाइज हो गई, बर्थ कंट्रोल अपने आप हो गया, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से बच गया, जनसंख्या बढ़ने से बच गई। तो देखो, पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्या डेटा था, ये सब लर्न करना है आपको, वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया के पॉपुलेशन का क्या डेटा था, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अच्छा, वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे पहले जब हुआ सर्वे, तो तब क्या था भाई, 1900 में 2 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और इंडिया की थी 350 मिलियन। इंडिया की कितनी थी, 350 मिलियन। लेकिन 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। क्या, 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई, और इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन। देख रहे हो, 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन। तो यानी कि एवरी 6 पर्सन इन वर्ल्ड इज इंडियन, हर छठा आदमी इंडियन है। तो देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारे इंडिया तो कितना छोटा सा है, और क्या कितनी सारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, कि हर 6 जो पर्सन है इंडिया में, हर 6 पर्सन जो है वर्ल्ड में वो इंडियन है ना, 1/6। अब इसको, अब गवर्नमेंट ने सोचा कुछ तो इनिशिएटिव लेना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा कि लोगों को बताना होगा कि नहीं, पॉपुलेशन को कम करना है, अगर कम बच्चे होंगे तो ज्यादा सुखी परिवार होगा, स्मॉल फैमिलीज हैप्पी होंगी, है ना, और हम दो हमारे दो, ये सब स्लोगन स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो सबका अच्छे से इलाज भी हो पाएगा, है ना, और सब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की ढंग से केयर भी कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, IMR और MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे की मृत्यु दर कम करना और मदर की मृत्यु दर कम करना। ठीक है, अब देखो, अब इसको रोकने के लिए क्या, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज करो भाई तुम, कैसे फर्टिलाइजेशन को बायोलॉजिकली तुम रोक सकते हो, है ना। तो वो सब मेथड क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, क्या, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वो कौन यूज करते हैं, फर्टाइल कपल यूज करते हैं, या तो मेल यूज करेगा या फीमेल यूज करेगी। ठीक है, उसमें टेबलेट्स भी हो सकती है भाई, आई पिल, ये सब बर्थ कंट्रोल पिल हो सकती हैं,
प्रोटेक्शन क्या कुछ हो सकता है, ये सारी चीजें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में आएंगी। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्ता हो, हर जगह अवेलेबल हो, गांव में शहर में, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो, सस्ता हो, इफेक्टिव हो, जल्दी काम करता हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है, अभी यूज कर लिया फिर थोड़े दिन बाद फिर से यूज कर लिया, ठीक है, ऐसा हो। या फिर या क्योंकि कॉन्डम्स वगैरह तो क्या होती है, डिस्पोजेबल होती है, एक बार यूज कर ले तुम दोबारा नहीं कर सकते, बट इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस और ये सब तुम्हारे सालों साल चलती है ना। और कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हो तो बहुत ही ना के बराबर हो। और जो कपल है, फर्टाइल कपल है, उसकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, क्या सेक्सुअल ड्राइव डिस्टर्ब ना हो, सस्ता हो, हर जगह अवेलेबल हो, गांव शहर में, इफेक्टिव हो, और उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो कपल को, है ना, और कोई बीमारी ना हो, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कई प्रकार के होते हैं बेटा, कई टाइप्स के होते हैं भाई, नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल ट्रेडिशनल जो पहले के लोग यूज करते थे, है ना, बैरियर्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल के बीच में कोई एक बैरियर मेथड यूज कर लिया तुमने, रुकावट का मेथड यूज कर लिया, ठीक है, या तो फिर जो फीमेल है उसके सर्विक्स में उसने कुछ इंसर्ट कर लिया, या है ना यूट्रस में कुछ इंसर्ट कर लिया ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो ना सके, या फिर मेल्स ने कुछ क्या कवर कर लिया अपने पीनस को ताकि जो सीमन है वो उसी में रह जाए, है ना, तो ऐसा कुछ। तो ये सब हम मेथड सब पढ़ेंगे। ये इंजेक्टेबल हो सकते हैं, सर्जिकल मेथड करवा लिया भैया, फीमेल्स ने सर्जरी करवा ली, अपनी फेलोपियन ट्यूब बंद करवा ली, मेल्स ने सर्जरी करवा ली, वास डिफरेंस बंद करवा ली, इस सब के डायग्राम है, डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं थोड़ा और व्यू दे रही हूँ आपको, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, या पिल्स खा ली, टैबलेट्स खा ली, बर्थ कंट्रोल पिल्स खा ली, है ना, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं बेटा, नेचुरली तुम ओवम को और स्पर्म को मीटिंग ना होने दो, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ना होने दो, तुम अपना ब्रेन अपना दिमाग यूज करो, समझदार बनो कि हम फर्टाइल जो डेज हैं 10 से 17 दिन जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके अंदर जो फर्टाइल डेज होते हैं ज्यादातर 8 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं। अगर किसी फीमेल की छोटी साइकिल है तो 6 दिन का फर्टाइल विंडो होगा, यानी कि 6 दिन ही वो पॉसिबल है। वैसे तो ओवुलेशन 1 दिन होता है, लेकिन फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है ना कि कब ओवुलेशन होगा। सब में थोड़ी ना तुमने पढ़ा है कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे प्लस माइनस 2 to 3 डेज हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ओवुलेशन होने वाला होता है तो लोगों ने क्या करा, सेक्सुअल कांटेक्ट करना बंद कर दिया कि एकदम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो प्रोटेक्टेड करेंगे, है ना। तो ये सब, तो नेचुरल मेथड में एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये होता है, कैलेंडर मेथड आता है, कैलेंडर मेथड जो मैंने अभी बताया, जैसे कि क्या है 28 डे की साइकिल है, और 14th डे के आसपास आपने जो भी दिन है, 2 प्लस प्लस 2 या माइनस 2 जो भी है ना, ये हो गया -2, सॉरी रुको इसको जाने दो, जैसे कि ये है, ये आपका फर्टाइल का सबसे बढ़िया दिन है ओवुलेशन वाला, तो इसमें -2 दिन मतलब 12 और 13 दिन, ठीक है, प्लस 2 दिन 15 और 16 दिन, तो ऐसे करके 6 दिन या 7 दिन अगर आप नहीं करते हो फर्टाइल डेज में तो क्या होगा, तो आप बायोलॉजिकली नहीं कर पाओगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओवुलेशन जब होगा ही नहीं उस दिन के आसपास तो आप कैसे 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 प्रेग्नेंट होगी लेडी। तो वो सब कि नो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम 10 to 70 डेज ऑफ साइकिल, कैलेंडर मेथड इसको बोलते हैं। अच्छा, विड्रॉल मेथड क्या होता है, ये भी फिजिकली आप कर सकते हो, जैसे कि इसमें कोइटस जो है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसको इंटरेक्ट कर दिया, है ना, मेल ने जो अपना पीनस है वो पहले ही विड्रॉ कर लिया, कैसे, सीमन के रिलीज होने से पहले ही, सीमन के रिलीज होने से पहले ही। पर इसमें क्या होता है कि मेल विड्रॉ हिज पीनस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, उसका जो सीमन जब बाहर आएगा उससे पहले ही अपने पीनस को विड्रॉ कर लिया, लेकिन ये इसके लिए बहुत सारी सेल्फ कंट्रोल वाली चीजें चाहिए होती हैं कि जो मेल है उसके अंदर बहुत सारा कंट्रोल है कि वो अपने पीनस को विड्रॉ कर ले। अगर वहां पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो मेथड तो खत्म हो गया भाई, प्रेग्नेंट हो गई लेडी, है ना। उससे क्या, क्योंकि जो प्रीकम होता है, प्रीकम जो प्री स्पर्म होता है उसमें भी स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन रिलीज करता है, तो जो ल्यूब्रिकेंट जो होता है ना
पीनस का सीमन से पहले जो इजैकुलेट होता है उसमें भी कुछ कुछ स्पर्म्स आ जाते हैं, उसको हम प्रीकम या प्री स्पर्म बोलते हैं। आप फीमेल उससे फर्टिलाइज हो गई तो क्या होगा, बच्चा हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी और बच्चों के बीच में स्पेस नहीं क्रिएट होगा कि, है ना, एक बच्चा होने के बाद दूसरा ही बच्चा हो गया। तो ये पूरा इफेक्टिव मेथड नहीं है कैलेंडर वाला भी, है ना, क्योंकि पहले के लोगों को नहीं पता होता था कि फर्टाइल विंडो क्या होती है, कब ओव्यूलेशन होता है ना। अब देखो एमेनोरिया क्या होता है, एमेनोरिया क्या होता है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका बच्चा हो गया, बच्चा होने के जस्ट बाद ऐसे बर्थ होती है, तो बच्चा होने के जस्ट 6 महीने तक उसका ओव्यूलेशन नहीं होता है ना, किसी किसी में तो 1-1.5 साल तक भी नहीं होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगी तो ओव्यूलेशन कैसे होगा। तो जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें 6 मंथ तक नहीं होता है ओव्यूलेशन, उसके बाद होता है, ठीक है, जो लैक्टेटिंग, उसके बाद तो फीमेल चाहे उसको 1 to 1.5 ईयर्स तक भी उसको क्या फीड करवाती रही तब भी होता है ओव्यूलेशन। पर फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है उसको, क्योंकि कई लोगों को तो 1-1.5 साल लग जाते हैं पीरियड्स आने में बच्चा होने के बाद, कई लोगों को 6 महीने बाद ही आता है, कई लोगों को 2-3 महीने बाद ही आता है। तो ये सब जो है बॉडी पे डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है उसके बैरियर मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तुम बता ही दिया, बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में क्या होगा, तुम स्पर्म और ओवम की जो कांटेक्ट है, उसका जो फर्टिलाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं इंटरप्ट करोगे, ठीक है, उनको होने ही नहीं दोगे, ठीक है। और उससे सबसे ज्यादा कॉमन और जो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती चीजें हैं, उसमें सबसे पहले कॉन्डम आता है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉन्डम थी उसका नाम था निरोध, ठीक है, सॉरी फर्स्ट नहीं, शायद ये ज्यादा पॉपुलर है ब्रांड निरोध वाली, ठीक है। मेल और फीमेल इसको दोनों यूज कर सकते हैं। जो मेल्स की कॉन्डम्स है ये ऊपर वाली है और जो फीमेल की कॉन्डम है ये नीचे वाली है, ठीक है। थिन रबर की जैसी हो सकती है, लेटेक्स शीट जैसी हो सकती है, ये उससे मिलके बनी होती हैं, पीनस को कवर करती हैं, और अगर फीमेल कॉन्डम्स हैं तो वजाइना और सर्विक्स को कवर करेंगी। कब इंसर्ट करनी होती है, ये इंसर्ट नहीं, कब कवर करना होता है हमें, ये जो रबर की जो है ये कॉन्डम्स हैं, इसको हम कब कवर करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जस्ट बिफोर, ठीक है। अब ये किस किस में हेल्प करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को, क्योंकि जब फिजिकली कांटेक्ट ही नहीं होगा, उसके बीच में बैरियर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। और सेल्फ इंसर्ट कर सकते हो, किसी डॉक्टर की नर्स की जरूरत नहीं है तुम्हें कि खुद इंसर्ट कर सकते हो। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस और ये सब इम्प्लांट्स वगैरह तो क्या हो, तुम्हें जो एक्सपर्टीज है उनकी जरूरत होती है ना, ट्रेंड जो डॉक्टर है नर्स है उनकी जरूरत होती है, लेकिन ये सब खुद यूज कर सकते हो, ठीक है। आप देखो डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स, ये सब क्या है, ये भी रीयूजेबल रबर है जो कि यूज कर सकते हो। इंसर्ट करनी होती है फीमेल को कवर करने के लिए, कहाँ पे, सर्विक्स के कवर करने के लिए, कब, कोइटस के जब कांटेक्ट होता है उसके जस्ट पहले। इनके लिए क्या यूज करना होता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, तभी ये ढंग से काम कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्डम्स थी उसमें तुम थोड़ी ना क्रीम फोम जेलीज यूज कर रहे थे, ये क्रीम्स जेलीज फोम्स इसलिए यूज करनी होती है ताकि ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर सके, ठीक है। अगर ये यूज नहीं की तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है ना। और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं होने देगा, ठीक है। अब आती है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, भैया ये इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होती हैं, इंडिया की जो लेडीज होती हैं वो इसको सबसे ज्यादा यूज करती हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज है। चलो कॉन्डम्स तो हैं लेकिन वो क्या, वो बहुत ही सस्ता तरीका है। अगर एक फीमेल को 5 साल 10 साल 20 साल इतनी भी आती है कि एक बार तुमने इंसर्ट कर ली इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस और यू आर फ्री फॉर, या 10 ईयर्स 20 ईयर्स 5 ईयर्स की भी आती है, 2 ईयर्स की भी आती है, ये मेनली कब यूज होती है, जब दो बच्चों के बीच में गैप क्रिएट करना हो, क्या गैप क्रिएट करना हो, और ये तुम घर पे इंसर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें किसी एक्सपर्ट नर्स की, ट्रेन डॉक्टर की, इन सब की जरूरत होती है, ठीक है। इंसर्ट बाय डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्सेस, स्पेस हमें चाहिए होता है क्योंकि डिले करनी होती है प्रेगनेंसी, इसलिए बायोलॉजिकली इंसर्ट करते हैं इसको। नॉन मेडिकल इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस है ये, लिपेज लूप आई थी एक इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, वो थोड़ी क्या थी, खराब थी, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोज कर रही थी। देखो मैं बताती हूँ आपको, एक्टोपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस चीज की काम है, क्यों होती है वो,
हाँ जी, देखो ये देखो, देखो कॉपर टी तो तुमने चलो यहाँ पे ब्लैक लू क्या, हाँ कॉपर टी तो चलो तुमने यहाँ इंसर्ट कर दी, ये थी कॉपर टी, यहाँ इंसर्ट कर दी, और इससे कॉपर आयन निकलते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। उस कॉपर टी तो बहुत ही इफेक्टिव है, जो आजकल चल रही है कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब है ना, मल्टीलोड, ये सब तो है। ये कॉपर टी हो गई, वो ऐसे इंसर्ट होती है, वो तो उस डायग्राम में भी बता दूंगी मैं, चलो पर ये पढ़ो। इक्टोपिक प्रेगनेंसी बेटा, जब प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, यहाँ पे हो जाए, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो तो यहाँ पे इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम के पास, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, लेकिन इक्टोपिक प्रेगनेंसी भैया फेलोपियन ट्यूब में कोज हो सकती है। अब तुमने यहाँ तो लिपेज लूप लगा दी, बट ये फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे थोड़ी ना लगाई, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब थोड़ी ना बड़ी हो सकती है, यूट्रस बड़ा हो सकता है। अगर कोई ब्लास्टोसिस्ट फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होगा तो वो बड़ी थोड़ी ना हो सकती है, नहीं हो सकती, वो थ्रेड जैसी होती है, वो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो अपने पास सिर्फ जो ब्लास्टोसिस्ट है ना उसको 1 to 1.5 रख सकती है। अगर उससे पहले फीमेल को पता चल गया कि उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, किसी अल्ट्रासाउंड में आ गया, तो फीमेल बच जाएगी, वरना तो फेलोपियन ट्यूब फटने से 1.5 मंथ्स तक भी, 2 मंथ्स तक भी नहीं पता चला ना इस वाली प्रेगनेंसी का, तो ट्यूब फट जाती है, और उसके उसके फटने से क्या, फीमेल की मौत भी हो जाती है, वो मर भी जाती है ना। तो उस पर आजकल जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सही हैं, उसमें पहले पता चल जाता है 1.5 मंथ में या फिर 1 मंथ में, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं जस्ट बाद में, तो उसमें पता चल जाता है कि अगर यूट्रस में नहीं है इम्प्लांट, ब्लास्टोसिस छोटा सा दिखने लग जाता है, अगर नहीं है तो कहाँ है फिर, तो फेलोपियन ट्यूब में अगर है ना तो बहुत ही डेंजरस होती है। तो जो लिपेज लूप थी वो बेटा ये वाली प्रेगनेंसी कोज करती थी, फेलोपियन ट्यूब वाली। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो तो यूट्रस में यहाँ पे इम्प्लांट होता है, यूट्रस के पास एंडोमेट्रियम में, है ना। तो ये सब है, तो पता चल गया आप लिपेज लूप क्या होता है, क्या कोज करता है, इसको भूलना नहीं, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस बता दिया जी। देखो लिपेज लूप इक्टोपिक प्रेगनेंसी कोज करता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होती है, फेलोपियन ट्यूब में जो प्रेगनेंसी कोज करती है। तो ये सेफ मेथड नहीं था, ये है आपकी कॉपर टी, जो कि यूट्रस में इंसर्ट करते, जो बताया था अभी, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। कॉपर आयंस क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, स्पर्म को बेचारे को दबा देते हैं, उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाने देते, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला में जाके, है ना। तो वो होने ही नहीं देते, बेचारों को जाने नहीं देते स्पर्म को, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। इसलिए ये सालों साल तुम यूज कर सकते हो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस को, जो है जो आजकल यूज होती हैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस, उसके नाम याद कर लेना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 350, 375, क्या कॉपर, कॉपर टी तो तुम्हारे डायग्राम दिया हुआ है, ये जो कॉपर टी का डायग्राम है, कॉपर 7 मल्टीलोड और 375, मल्टीलोड 375, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या कैसे दे देगा नीट, घुमा देगा तुम्हें, गूगली फेंक दे देगा। LNG20 दे दिया मल्टीलोड के साथ, है ना, इन सारे चारों तीनों ऑप्शन के साथ LNG20 दे दिया, और तुमसे पूछ लिया कि बताओ कि इसमें से कौन सी कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लिए ये 3 दे दिया, या फिर इसके साथ ये दे दिया, या फिर ये दे दिया, ऐसे पूछ लेंगे कि इसमें से हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस कौन सी होती है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस एक तो LNG20 हो गई, और प्रोजेस्टासर्ट हो गई, प्रोजेस्टासर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब याद करने के क्वेश्चन आ सकता है इससे। ये मैंने बता दिया कि जो कॉपर आयन होते हैं, कॉपर टी से कॉपर आयन यहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज क्यों होता है, क्योंकि इस पे कॉपर वायर लगी होती है, देखा कॉपर वायर ये लगी हुई, कॉपर वायर ये लगी हुई, कॉपर आयन रिलीज करती है ताकि स्पर्म मोटाइल ना हो सके, उसकी मोटिलिटी कम हो सके, वो एम्पुला तक जा ही ना सके, ठीक है। तो कॉपर टी, कॉपर आयंस कहाँ कैसे रिलीज होते हैं, और इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये याद करना है, एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तुम लिख के ले लो, ठीक है। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ये क्या करती है, स्पर्म को खा जाती है, फेगोसाइटोसिस कर लेती है, तुमको पता होगा ना, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फेगोसाइटोसिस का मतलब कोई भी फूड पार्टिकल जैसा कुछ खाना, मतलब कि सॉलिड मटेरियल खाना। पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंक कर रही है, कुछ लिक्विड है उसको ड्रिंक कर रही है ना, वो पिनोसाइटोसिस होता है। और फूड को या किसी सॉलिड मटेरियल को खाना, फेगोसाइट तो बेचारी स्पर्म को फेगोसाइटोसिस कर लेते, बेचारी तो नहीं है, क्या डेंजर है ना, डेंजर, लेकिन वो अच्छी चीज है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए।
तो स्पर्म को खा जाएगी कौन? इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। अब स्पर्म खा गई तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं और फीमेल हैप्पी रहेगी, फ्री रहेगी बेचारी, है ना। हार्मोनल मेथड क्या करते हैं? ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं हॉर्मोन्स को। अब जब एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ही लेवल होता है ज्यादातर काम, है ना। एलएच और एफएसएच, एलएच तो चलो ओव्यूलेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन हम जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए हॉर्मोन्स यूज करते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा काम होता है। अब ये देखो हार्मोनल मेथड को डिस्टर्ब कर देगी, नेगेटिव फीडबैक दे देगी, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगी, यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बना देगी। अब स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर लेगी, सारे काम रोक देगी, तो यूट्रस तो अपने आप क्या इनहॉस्पिटेबल हो गया, वो सही है ही नहीं, उसमें प्रॉपर हार्मोन नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर स्पर्म नहीं जा रहा है, स्पर्म जा रहा है तो उसकी मोटिलिटी कम है ना। तो क्या होगा इससे? फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से होते हैं? ओरल या तुम आराम से पिल्स ले सकते हो, टैबलेट खा सकते हो, तो बेटा मिनी पिल्स जो होती है ना वो सिर्फ एक हार्मोन की होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की। कॉम्बिनेशन पिल्स ज्यादातर यूज होती हैं, जो कि 21+7 डेज में तुम यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन पिल यानी कि दो हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मिनी पिल्स प्रोजेस्टेरोन की होती हैं, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन पिल 21+7 डेज की होती है। 7 डेज तो आयरन लेना होता है और 21 डेज क्या होती है? हार्मोनल टैबलेट्स होती है। क्या? 21 डेज हार्मोनल टैबलेट्स, 7 डेज आयरन की टैबलेट्स, ये खानी होती है, क्योंकि 28 डेज की तो फीमेल की साइकिल होती है। ये सब क्या करती हैं? हॉर्मोन्स की टैबलेट खा ली, ओव्यूलेशन नहीं होने देगी, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी कैसी होगी? इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, स्पर्म बेचारा ट्रेवल करके नहीं जा पाएगा, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री एंड लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके, ठीक है। अब देखो ये सहेली दोबारा से आ गई, सेंटक्रोमेन नाम है, ये मैंने बता दिया था, कुछ साइड इफेक्ट है, 1 से वीक लेनी होती है, ये सिर्फ वहां पे मेंशन नहीं किया था, मैंने बता दिया है। सहेली मार्केटिंग नाम है, सेंटक्रोमेन इसका रियल नेम है, सीडीआरआई ने डिस्कवर की, लखनऊ वाले ने, है ना। और नॉन स्टीरोइडल होती है, नॉन हार्मोनल होती है। आप तुम कहोगे मैम इतनी फास्ट फास्ट क्यों पढ़ाती है? रिवीजन सेशन है ये, इसमें ऐसे ही होता है। और ये जो चैप्टर इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, अगर तुम ये भी कर लोगे ना रिवीजन वाला, तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। मैं क्वेश्चन वाला भी लिख के आऊंगी इसके बाद सेशन। अच्छा, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होती हैं? देखो जी, ये होते हैं इम्प्लांट्स, माचिस की तिल्ली जैसे होते हैं कुछ, ऐसे होते हैं इम्प्लांट्स। ये क्या होते हैं? ये इम्प्लांट्स क्या करते हैं? जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स रिलीज करती है, स्पर्म को मोटाइल नहीं होने देती, तो ये स्किन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। क्या होता है इसमें? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है ये भी। और अगर मान लो तुमने अनप्रोटेक्टेड कर लिया, ठीक है, उसके बाद कोइटस क्या तुम 72 आवर्स के अंदर इसको यूज कर सकते हो, जब तुमने अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर लिया, मतलब गलती हो गई चलो, उसके बाद तुम 72 आवर्स के अंदर यूज कर सकते हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। कब यूज करते हैं अनप्रोटेक्टेड? जब कर लिया होता है उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? पिल्स के जैसी होती है और इफेक्टिव पीरियड बट थोड़ी लॉन्गर टाइम तक इनका इफेक्ट चलता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड ये सबसे सही मेथड है लगता है। अगर फैमिली पूरी हो गई है तो लोगों को बोला जाता है तुम सर्जिकल मेथड करवा लो भाई, टर्मिनेट करवा लो, या तो वास डिफरेंस को काट देंगे, है ना, मेल्स है तो स्क्रोटम में छोटा सा काट लगा के वास डिफरेंस को काट देंगे। अब भाई वास डिफरेंस को काट दिया, चलो वास डिफरेंस को काट दिया, तो ये टेस्टिस हैं, यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, यहाँ से ही तो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आ जाएंगे सेमिनल वसाइकल में। अब जी ये वास डिफरेंस ही काट दे बेचारा, गैमीट स्पर्म तो जाएंगे नहीं पाएगा सेमिनल वसाइकल के पास, और यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट और बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्या? टर्मिनेट कर दी, क्यों? तुमने क्या? वास डिफरेंस मेल में, और ब्लॉक कर दिया गैमीट ट्रांसपोर्ट को। हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। मतलब तुमने चलो अभी तुम्हारे बोला कि फीमेल हमारी फैमिली पूरी हो गई है और हमें करवाना है ना, इसको जिसको नसबंदी बोलते थे, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये काट देते हैं, उसके बाद इसको सील देते हैं थ्रेड से। तो क्या होगा? सर्जरी में तो यही होता है भाई, गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें बाद में ख्याल है कि नहीं मुझे तो एक और बच्चा होना चाहिए, है ना, हमें तो और बच्चे करने हैं, तो इसको जब तुम करवाते हो दोबारा से, इसको जो दोनों ट्यूब है उसको ज्वाइन करवाते हो, तो रिवर्सिबिलिटी थोड़ी पुअर हो सकती है।
ठीक है। तो स्मॉल कट लगा देते हैं स्क्रोटम में, जो पाउच ऑफ स्किन बाहर होता है वहीं पे तो टेस्टिस होती है, तो वहीं पे कट लगाएंगे। और फीमेल की क्या एब्डोमेन में कट लगा के जो फेलोपियन ट्यूब है उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से जब सेकेंडरी oocyte आएगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म को यहाँ पे जाने के लिए कहाँ जाना है, ट्रेवल करना है एम्पुला तक, और oocyte ट्रेवल तो हो जाएगा, यहाँ स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, लेकिन स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, फेलोपियन ट्यूब का तो रास्ता ही बंद है, दोनों की दोनों बंद है ना। तो जो फीमेल्स की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करते हैं तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, कट किया है तो उसको वासेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। एमटीपी क्या होती है, देखो जी, इससे भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर होती है, 2017 में इंडिया में आई थी, ये क्या एमटीपी बनाया गया था। इसमें क्या था, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और को कम करना था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना था। क्या प्रेगनेंसी अगर 12 वीक की है तो वहां पे अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसको तो सिर्फ एक ही जो डॉक्टर है, एक ही जो प्रैक्टिशनर है वो अबॉर्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो 12 वीक से और 24 वीक के बीच में प्रेगनेंसी है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो जो 2 डॉक्टर है उसकी परमिशन के बिना अबॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि इन सब का जो लोग हैं वो क्या करते थे, मिसयूज करते थे, है ना। उससे पता लगा लेते थे एमनियोसेंटोसिस से कि सेक्स कौन सा है, और एमटीपी करवा लेते थे, है ना, ये करवा लेते थे, अबॉर्ट करवा लेते थे। तो क्या 12 वीक की है तो एक ही डॉक्टर की जरूरत है, और 12 से 24 वीक की है तो क्या 2 डॉक्टर्स की परमिशन की जरूरत है। कब होगी ये, कब कब कर सकते हैं, प्रेगनेंसी लाइफ में कोई रिस्क हो, माँ को कोई रिस्क हो, माँ की जान को कोई खतरा हो, इंजरी हो कोई बच्चे में, माँ में कोई इंजरी हो, फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, कोई एबनॉर्मलिटी हो बच्चे के अंदर, है ना, हैंडीकैप्ड हो बच्चा, तो इस सब के अंदर क्या होता है, एमटीपी करवा सकते हैं। एमटीपी कब कब क्या है, लीगलाइज अबॉर्शन होता है कि पहले क्या करते थे लोग, बाहर जाके अबॉर्शन करवा देते थे। कोई भी नर्स है घर पे रात को लोगों को बुला देती थी कि हाँ ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड कर दो, या करवा लिया उन्होंने कि फीमेल चाइल्ड है, तो वो नर्स जो है या फिर कोई भी डॉक्टर पैसे लेके कर देते थे अबॉर्ट। ठीक है, तो एमटीपी कब लीगलाइज करी गई, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे वहां पे क्या था, अबॉर्ट नहीं करवा सकते थे तुम। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर एबनॉर्मल चाइल्ड है तो तुम करवा सकते हो हॉस्पिटल में, क्योंकि जो नर्स वगैरह हैं जो घर पे करते हैं ये सब काम, तो उनके पास घर पे सारी फैसिलिटीज नहीं होती, स्टरलाइजेशन का सही से मेथड नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारी औरतें तो मर भी जाती हैं, है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया गया अबॉर्शन को। ठीक है, अब कितने अबॉर्शन होते हैं, 45 to 50 मिलियंस पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1/5 ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी पर ईयर। मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसमें 1/5 क्या होता है, कोई ना कोई मिसकंसेप्शन होते हैं, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज होती है बच्चों में, ठीक है, या फिर मदर को कोई प्रॉब्लम होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, लीगलाइज किया इसको, कब, 1971 में। देखो कितनी लेट, 1971 में, क्योंकि पहले तो बच्चे हैंडीकैप पैदा होते थे, अल्ट्रासाउंड नहीं थे, है ना, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, मदर अल्ट्रासाउंड करवाती नहीं थी हर महीने, है ना, तो ये सब चीजें पकड़ में नहीं आती थी, तो हैंडीकैप बच्चा वगैरह ज्यादा पैदा होते थे। आजकल कभी देखा, बहुत कम लोग, किसको छोटा मोटा बोन डिफेक्ट है ना वो भी सही हो जाता है आजकल, क्योंकि ये सब चीजें अभी सुधर गई हैं। अभी अल्ट्रासाउंड 4D आ गए हैं, 3D आ गए हैं ना, कलर अल्ट्रासाउंड आ गया, तो इन सब चीज में पहले दिख जाता है। ठीक है, अच्छा, इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स नहीं होने देता गवर्नमेंट, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही तुम अबॉर्ट करवा सकते हो, वरना तुम नहीं करवा सकते, और सेक्स डिटर्मिनेशन बैन है, क्योंकि पहले था नहीं, एमनियोसेंटोसिस से पता लगा लिया और फीमेल को अबॉर्ट करवा लिया, तो उससे क्या हुआ, सेक्स रेशो गड़बड़ आ गया, है ना, लड़के ज्यादा हो गए और लड़कियां कम हो गई, तो इसलिए इसको इलीगल कर दिया फीमेल फिटिसाइड को। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे रोक सकते हो भाई, प्रोटेक्शन यूज करके, है ना। इसमें क्या होता है, इसको तुम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हो और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बैक्टीरिया से हो सकती है, प्रोटोजोआ से हो सकती है, वायरल से हो सकती है। अब इनके नाम याद करनी, एनसीईआरटी के है ये लाइन, और ये क्वेश्चन भी आता है। गोनोरिया, सिनफिलिसिस, क्लामाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ की है, वायरल की HIV, हर्पेस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स। ठीक है, अब जो वायरल वाली डिजीज हैं उनको क्योर करना थोड़ा मुश्किल है ना। तो कौन कौन सी ऐसी है जो क्योर नहीं हो सकती, सालों साल चलती है और उसके बाद डेथ ही होती है पर्सन की, HIV,
हर्पिस, जेनाइटल और हेपेटाइटिस बी, ये क्योरेबल नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और जेनाइटल वॉर्ट्स का इलाज है। हेपेटाइटिस बी और HIV, ये कैसे, अब हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में पढ़ रहे थे कि बैरियर यूज कर सकते हो, कॉन्डम्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स नहीं करना, अगर करना है तो प्रोटेक्टेड करना है ना। तो उसके लिए वो कैसे ट्रांसमिट हो सकती है पर्सन टू पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अनइन्फेक्टेड पर्सन से कोइटस कर लिया तो उससे क्या होता है, उससे हो जाती है बीमारी, STD हो जाता है ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन की तुमने नीडल्स यूज कर ली, तुम क्या बार्बर शॉप पे जाते हो, तुमने वो जो ब्लेड होती है वो यूज कर ली, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है हॉस्पिटल में वो बिना सर्टिलाइज किए यूज कर लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लिया बिना पता किए किसको STD है कि नहीं है ना। स्टार्टिंग में इसके माइनर सिम्टम्स होते हैं कि भाई इचिंग हो गई, जेनाइटल एरिया में इचिंग हो गई, फ्लूइड अलग कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ब्राउन कलर का, फीमेल्स में रेड कलर का, है ना। तो ये सब, कुछ कुछ पेन है जेनाइटल एरिया में, पीनस के ऊपर, पीनस की टिप के ऊपर कुछ पेन है, वहां पे स्वेलिंग है, वहां पे कुछ पस जैसा बन गया है, या फीमेल की जो जेनाइटल है वहां पे कुछ इचिंग हो गई, वहां पे कुछ पस जैसा बन गया है, वहां से जो फ्लूइड निकल रहा है वो अलग कलर का निकल रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हैं STDs के, ठीक है। इन्फेक्टेड मदर अगर है तो एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब मदर्स जो इन्फेक्टेड होती हैं उनके कोई सिम्टम नहीं आता, वो एसिम्टोमेटिक होती है, बहुत ही ना के बराबर, ठीक है। तो वो इन सब चीजों को अवॉइड ना करे कि उनको कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं है, तो फिर उसका एक काम हो सकता है अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। अगर STDs हैं किसी को, HIV वगैरह हैं, तो एक तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज करेगी, फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि उसका जो रिप्रोडक्टिव एरिया जो है यूट्रस है वहां पे वो ठीक नहीं है, वहां पे इन्फेक्शन है, तो उससे क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो अबॉर्शन होके ज्यादा चांस हो जाएंगे। अगर कोई और इन्फेक्शन वो स्टार्टिंग में पकड़ में नहीं आया तो स्टिल बर्थ हो जाएगी, मतलब टाइम से पहले बर्थ हो जाएगी, बच्चे की ढंग से डेवलपमेंट नहीं होगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है STDज से, फंगल इन्फेक्शन वगैरह है वो हो गए तो क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी को वो कम करते हैं, तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। और इससे STD से क्या क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर भी हो सकता है, टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, कैंसर हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इन सब चीजों के कारण अबॉर्शन भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी क्या है, अगर कोई कपल 2 साल से ज्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, अगर कोई कपल 2 साल से ज्यादा अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है तो उसका क्या, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट नहीं हो रहा, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, एंडोमेट्रियम के साथ ब्लास्टोसिस्ट बाहर आए जा रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है। तो इन सब चीजों से हो सकती है कि भाई वो बच्चा करने में कैपेबल ही नहीं है, इनफर्टिलिटी आ गई उनके अंदर। अब उसके क्या क्या इलाज है चलो पढ़ते हैं। दोनों मेल और फीमेल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस विद अनप्रोटेक्टेड सेक्स, रीजंस क्या है, कॉन्जेंटल डिजीज हो सकती है, ड्रग्स का यूज कर सकते हैं कपल्स, उससे क्या हो इनफर्टिलिटी आ जाती है, फर्टाइल नहीं रह पाते वो, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रेस हो सकते हैं वो, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है कि उनके बच्चा नहीं हो रहा है। और आजकल तो ये सब कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। एक आता है आर्ट, यूज कर सकते हैं, कोई इनफर्टाइल कपल है वो यूज कर सकता है क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट का क्या डेफिनेशन है, क्या फुल फॉर्म है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। टेस्ट ट्यूब बेबीज का इलाज है भाई कि यहाँ से एग ले लिया, निकाल लिया, डॉक्टर्स ने कुछ इंजेक्ट करके सर्विक्स में, यूट्रस जाके देन फेलोपियन ट्यूब, देन वहां से क्या हुआ, जब ओव्यूलेशन हुआ तो उसका सेकेंडरी ओसाइट निकाल लिया, स्पर्म तो चलो तुम कभी भी इजैकुलेट कर सकते हो, है ना। फिर कोई टेस्ट ट्यूब है, कोई पेट्री डिस्क है, उसके अंदर स्पर्म और ओम को छोड़ दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। इन विट्रो का क्या मतलब होता है, IVF का मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब कि आर्टिफिशियल मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम क्या है, यहाँ पे पेट्री डिस्क में या टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो नॉर्मल होता है वो इन विवो, फीमेल के यूट्रस के अंदर होता है। इन विवो यानी कि बायोलॉजिकली जो सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। इन विट्रो आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। अब ये दो हो सकते हैं भाई, या तो जायगोट बन गया, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, 8 ब्लास्टोमियर का बना है और उसको तुम ट्रांसफर कर दोगे जायगोट को, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तुम।
जायगोट को तुम यहाँ ट्रांसफर कर दोगे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चलो ये तो क्या हो गया, जिफ्ट हो गया। क्या जिफ्ट, जिफ्ट को क्या बोलते हैं, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तुमने जायगोट या फिर 8 ब्लास्टोमीर वाला जो स्टेट है ना, उसको ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा, अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो, ब्लॉक है तो तुम सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर दो, एंडोमेट्रियम के आसपास कर दो, ताकि वो 8 ब्लास्टोमीर से बड़ा होते ही 1632 64 सेल्स के बाद मोरुला और फिर वो ब्लास्टुला इम्प्लांट हो जाए, है ना। इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे कहीं ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ से जो ट्यूब है वो ब्लॉक है दोनों साइड से, तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो आईवीएफ दो तरीके से हो सकता है, क्या, एक तो जिफ्ट जाइगो ट्रांसफर कर दिया, एक इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब जिफ्ट क्या होता है, सॉरी ये तो है जिफ्ट जाइगोट वाला, और ये है गिफ्ट, गिफ्ट जी फॉर गैमीट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ओवम तो है ही, ओवम तो चलो फेलोपियन की ट्यूब के पास है ही, लेकिन तुमने इन वीवो में जो स्पर्म है ना वो छोड़ दिया, यहाँ पे स्पर्म लिख लेना, यहाँ पे स्पर्म जो है वो बेचारा मोटाइल नहीं है, वो ज्यादा दूर तक जा नहीं रहा, उसको यहाँ पे छोड़ दिया, वो ट्रेवल करके यहाँ तक तो जा ही सकता है। तो जो गैमीट है ना, गैमीट स्पर्म क्या है, गैमीट है, उसको अंदर तक छोड़ दिया, वो मोटाइल नहीं है, उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है कुछ भी हो तो उसको थोड़ा और अंदर तक छोड़ दिया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के आसपास तक, यूट्रस के आसपास, ठीक है, सर्विक्स के आसपास, जहां भी, ठीक है। इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो ये इन वीवो है क्योंकि ये फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इन वो बाहर हो, ट्यूब में हो, इन विट्रो आर्टिफिशियल मीडियम में हो, तो गैमीट को ट्रांसफर करेंगे तो गिफ्ट होगा, ठीक है। आईसीएसआई क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जैसे कि ये ओवम है बेटा, इसके इंजेक्शन के थ्रू जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है, उसका न्यूक्लियस है वो इंसर्ट कर दिया, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये तब करते हैं, मान लो स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, एक ही स्पर्म है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द ओवम। आईयूआई क्या होता है, आईयूआई इंट्रा यूट्रिन इंसिमिनेशन, आर्टिफिशियल स्पर्म काउंट वेरी लो है, ये आर्टिफिशियली होता है, इफ मेल कांट इंसिमिनेट, अगर मेल इंसिमिनेट ना कर पाए, उसका बहुत ही कम है, तो उसको थोड़े आगे तक छोड़ देते हैं फेलोपियन ट्यूब तक, ठीक है। आईसीएसआई और आईयूआई कब करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंसिमिनेशन और इंट्रा यूट्रिन इंसिमिनेशन कब करते हैं, जब स्पर्म काउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। आर्ट एक्सपेंसिव होती है भाई आईवीएफ करना एम्स वगैरह में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है इसका, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करो तो 1.5 लाख से ज्यादा है ना होता है खर्चा। तो अगर आईवीएफ जिफ्ट वगैरह ये सब करो, है ना, गेमीट ट्रांसफर तो आसान से ही हो जाता है, गिफ्ट उसका खर्चा शायद 10 से 15 हजार होगा, कि स्पर्म को थोड़े अंदर तक छोड़ना, स्पर्म कम मोटाइल है। और जो आईवीएफ वगैरह है उनका खर्चा तो कुछ ज्यादा ही होता है, 1.5 लाख इन सब इतना, है ना, उसमें दवाइयां भी, और उसके बाद कितने सारे अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं, उनका खर्चा ऊपर से, अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया आईवीएफ तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करवाओ, तिबारा करवाओ, 2 से 3 राउंड 4 राउंड इतने बार करवाओ, है ना, तब जाके कहीं सक्सेस होता है। तो अगर आप इस इन चीजों के एक्सपेंसिवनेस से बचना चाहते हो, इनको इतना खर्च नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप अपने मिथ से बाहर आओ तो आप बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए जो ट्रेंड डॉक्टर हैं आर्ट करने के लिए, आईवीएफ करने के लिए, जिफ्ट करने के लिए, ये सब क्या, गिफ्ट करने के लिए, ये सब क्या, ट्रेन डॉक्टर्स की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप इस मिथ से बाहर आओ कि हमारा ही बच्चा होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, रोड साइड अडॉप्शन एजेंसी हैं जो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए देती हैं आपको, है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स की जरूरत है, तो उन बच्चों को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, क्यों फालतू में जनसंख्या बढ़ानी है। चलो जी, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, तो आराम से रिवाइज करके आना इसको और रिकॉल करना इसको, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि हर एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाऊं और फिर आपके लिए लेके आऊं, तब तक के लिए बाय बाय।